नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। हर हार के बाद सियासी दल ईवीएम से लेकर चुनावी प्रक्रिया और वोटर टर्नआउट पर ठीकरा फोड़ते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हैं, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अर्जी दाखिल करते हैं, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन की बात करते हैं। जनता जब नकार देती है तो उसके बाद ईवीएम को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। हर चुनाव में वोटर लिस्ट से नाम काटने का मुद्दा उठता। आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सियासी दलों के आरोपों का एक एक कर जवाब दिया और यहां तक कह दिया कि भ्रम की राजनीति और आपत्तिजनक बयान देने से नेता परहेज करें। चुनाव आयोग भले ही प्रचार के दौरान संयमित भाषा के इस्तेमाल की अपील कर रहे हो, लेकिन सियासी दलों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली की जंग में पोस्टर युद्ध शुरू हो चुका है। नारों को लेकर एक दूसरे पर पोस्टर के जरिए वार पलटवार हो रहा है। ऐसे में सवाल यही कि शुचिता की राजनीति का दंभ भरने वाले नेता इतने निचले स्तर के बयानों तक कैसे पहुंच जाते हैं, और क्या विकास की बातें और जनता को सहूलियत देने के वादे गौड़ हो जाएंगे? आज बात जंग के ऐलान और सियासी घमासान पर। जिसने काम किया है उसको वोट दो, और जिसने काम रोके हैं, अड़चने लगाई हैं, उनको आप वोट मत दीजिए। डेट फिक्स हो गया और इसी दिन झूठ और लूट वाली पार्टी जो आपदा बन गई है दिल्ली के लिए, अब वो जाएगी। जिसने बिजली फ्री दी, जिसने पानी फ्री दिया, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, अस्पताल बनवाए, वर्ल्ड क्लास स्कूल बनवाए, ऐसे आदमी को वोट दीजिए। कि झूठ बोलने में नहीं हिचकता मन का काला है, ये झाड़ू वाला ही दारू वाला है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए प्रताप राव जी, बीजेपी प्रवक्ता है। स्वागत है प्रताप राव जी आपका। चर्चा में मौजूद है प्रतीक सिंह जी, भी कांग्रेस प्रवक्ता है। प्रतीक जी आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं आप प्रवक्ता राधे श्याम उपाध्याय जी। राधे जी आपका भी बहुत स्वागत है, राधे श्याम जी। और योगेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है। योगेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है, क्योंकि खास मुद्दा है। और आज कह सकते हैं प्रताप राव जी, शुरुआत आपसे ही करती हूं मैं, कि जंग का ऐलान हो चुका। वो इसलिए क्योंकि अपने अपने स्तर पर चुनाव प्रचार तो काफी पहले से जारी था, लेकिन इंतजार होता है कि जब तारीखों का ऐलान हो जाए। 5 फरवरी को वोटिंग होगी 70 सभी सीटों के लिए दिल्ली की, तो 8 तारीख को परिणाम होंगे। लेकिन उससे पहले का एक घमासान भी बेहद दिलचस्प रहता है। प्रताप राव जी, सबसे अहम बात है कि यहां चुनाव आयोग घोषणा तो तारीख की, लेकिन उससे पहले जो सवाल उठते रहे हैं चुनाव प्रक्रिया के दौरान, चुनाव वोटिंग के बाद दौरान, या फिर परिणामों के बाद, उन सभी का एक एक कर जवाब दिया आज। श्वेता, तुमने कहा कि जंग का ऐलान, मुझे लगता है आपदा राहत अभियान, आपदा राहत महाअभियान शुरू हो चुका, उसकी घोषणा शुरू हो चुकी। क्योंकि निश्चित तौर पे 10 सालों से दिल्ली की जनता, क्योंकि मैं खुद दिल्ली में रहा हूँ लगातार, अभी भी जाता हूँ और लंबे समय रहा हूँ, तो मुझे पता है कि दिल्ली किस आपदा से ग्रस्त हो चुकी है। दिल्ली जो दुनिया का सबसे बड़ा स्लम बन चुकी है, गंदगी का ढेर पे खड़ी है आज। हम सब जानते हैं कि यमुना की क्या स्थिति है, झागों का समंदर बन चुका है वो, और आसमान तो वहाँ नीला कभी नज़र ही नहीं आता है। तो ऐसी दिल्ली में आपदा आई हुई है 10 साल से, उसको ख़त्म करने का बिगुल बज चुका है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक आज चुनाव आयोग ने जिन मुद्दों को उठाया, निश्चित तौर पे हम जानते हैं कि जब चुनाव जीतते हैं विपक्षी दल और चुनाव हारते हैं, तो 2 तरह के बयान आते हैं। कि चुनाव हारते ही बयान आते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा की तरह, कि ईवीएम में गड़बड़ हो गई, उसकी बैटरी डाउन हो गई। बैटरी खुद की पार्टी की डाउन हो जाती है, लेकिन वो ईवीएम की बैटरी डाउन बताते हैं और तमाम तरह के इस चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं। और लेकिन वही चुनाव आयोग जब दूसरे चुनाव कराता है और वहाँ अगर वो जीत गए तो वो बड़े खुश होते हैं। तो यानी कि केवल अपनी कमियों को ढकने के लिए चुनाव आयोग और चुनाव की प्रक्रिया को बदनाम करने की जो साजिशें बड़ी चल रही है। पर श्वेता, मैं इतना सा नहीं कहता हूँ, ये एक डीप स्टेट का मामला है, अर्बन नक्सल्स का, एक भारत में लोकतंत्र को खत्म करना, लोकतंत्र के ऊपर से विश्वास हटाना, जनता का लोकतंत्र में विश्वास दिखाना, ये उसका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बार बार ये बात बोलकर कि ईवीएम खराब है, चुनाव आयोग खराब है, चुनाव की व्यवस्था खराब है, ऐसा लोगों के दिमाग में बैठाकर वो चुनाव की प्रक्रिया से, लोकतंत्र से ही लोगों का दिमाग भटका रहे हैं।
ये आज नहीं, ये आने वाले समय के लिए बड़ा खतरनाक है। इसलिए इस तरह की प्रक्रियाओं को रोका जाना चाहिए और इसे क्रिमिनल एक्ट माना जाना चाहिए। और चुनाव आयोग ने जो आज सवाल उठाए हैं, निश्चित तौर पे राजनीतिक दलों को या तो सीरियसली सोचना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं इस तरह के मसलों को बेवजह उठाने वालों के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर किसी को संदेह है, सवाल उठ रहा है, तो उसका जवाब भी आज दिया प्रतीक सिंह जी, क्योंकि कांग्रेस के लिए कहा जाता है, विपक्ष में कांग्रेस है और लगातार कांग्रेस की तरफ से भी सवाल उठते रहे, ईवीएम को लेकर हो या फिर ट्रांसपेरेंसी को लेकर हो, और कहा जाए कांग्रेस पर सवाल उठने लगते हैं कि भ्रम की राजनीति कर रही है कांग्रेस और कुछ भी नहीं। लेकिन मैं दिल्ली के चुनाव पर बात करूं या सवाल लूं आपसे, सबसे पहले आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एक प्रतिक्रिया जरूर चाहेंगे, क्योंकि तारीखों के ऐलान से पहले जो सवाल उठते रहे उसका जवाब यहां पर सीईसी ने दिया। देखिए, सारी बातों का जवाब दूंगा मैं। अभी प्रताप राव जी कह रहे थे, मुझे लग रहा है शायद प्रताप राव जी ने पीछे मुड़ के देखा नहीं। सबसे पहला जो सवाल ईवीएम है उस पे उठाया था जीवीएल नरसिम्हा, जो इनके सांसद रहे बीजेपी के। उन्होंने एक किताब लिखी थी, किताब का शीर्षक है डेमोक्रेसी एट रिस्क, और उसके अंदर पूरा बताया गया है कि डेमोक्रेसी रिस्क पे है, ईवीएम से चुनाव होता है, धांधली होती है। और उसका मंचन किसने किया था? लाल कृष्ण आडवाणी, जो तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। सबसे पहला सवाल उन्होंने उठाया था। तो प्रताप राव जी बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तो सबसे पहले कानूनी कार्रवाई लाल कृष्ण आडवाणी और जीवीएल नरसिम्हा जी पे कीजिए। अब दूसरी बात मैं पूछता हूं, इन्होंने आज भी जो एंटायरली कॉम्प्रोमाइज कमीशन ऑफ इंडिया मतलब ईसीआई है, उन्होंने भी चुनिंदा सवालों के जवाब दिए। उन्होंने ये नहीं बताया कि जो वोटिंग परसेंटेज 11 दिन बाद 9% कैसे बढ़ जाता है। चलिए आज की बात मान लेते हैं, अभी शाम को 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे के बीच में तो उन्होंने पूरा प्रोसेस बता दिया कि कैसे बढ़ जाता है। लेकिन 11 दिन बाद 9% कैसे बढ़ जाता है ये नहीं बताया उन्होंने, जो लोकसभा के चुनाव के समय पहले चरण में हुआ था। दूसरे चरण में 4 दिन बाद 5.5% वोट प्रतिशत बढ़ जाता है, तो वो कैसे बढ़ जाता है उसका जवाब नहीं दिया उन्होंने। उसके बाद में आप कॉम्प्रोमाइज कैसे, और आगे बताता हूं। जो जयपुर के अंदर, जयपुर ग्रामीण के अंदर चुनाव हुआ और हमारे कैंडिडेट ने रिकाउंटिंग मांगी, तो क्यों नहीं दी गई? इसीलिए बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज है, और उसके खिलाफ हमको हाई कोर्ट में जाना पड़ा कि हमारे को आपने रिकाउंटिंग क्यों नहीं दी गई। ये कैंडिडेट का अधिकार होता है। इसीलिए बोलते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज है। चुनिंदा सवालों के जवाब देने से सवाल खत्म नहीं हो जाते हैं। आप आइए, वो बोले कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम बोलते हैं चैलेंज देते हैं, ईसीआई जाइए कानूनी कार्रवाई कीजिए, क्योंकि जब आप जाएंगे कोर्ट में तो फिर सारी परतें खुलेगी और सब चीजों का जवाब देना पड़ेगा। और कॉम्प्रोमाइज कर करके कब तक चुनाव करा लेंगे। अब दूसरी बात मैं दिल्ली के ऊपर आता हूं। अभी कह रहे थे कि 10 साल के अंदर आपदा विपदा। 2014 के अंदर जब हमारी सरकार थी केंद्र में भी और राज्य में भी, तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों बोलते थे भाई क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है। अब इनकी सरकारें आ गई है। पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली एकमात्र ऐसी राजधानी है जहां क्राइम अपने पीक पर है। हम जहां दिल्ली को छोड़ के गए थे 2014 के अंदर, आज तक उससे एक कदम दिल्ली आगे नहीं बढ़ी। ना कोई मेट्रो आगे बढ़ी, ना कोई नया अस्पताल खोला गया, ना कोई नया स्कूल खोला गया। दिल्ली सरकार पर, बिल्कुल दोनों पे, क्योंकि 50-50% उनकी दोनों की जिम्मेदारी है। केंद्र जो दिल्ली है वो पूर्ण राज्य नहीं है, पूर्ण राज्य नहीं है, तो 50% दोनों की जिम्मेदारी है। ना कोई एक नया स्कूल खोला, ना कोई यमुना जी साफ हो गई, ना वहां पे पोल्यूशन कम हो गया, ना वहां पे मेट्रो आगे बढ़ गई। और आप ट्रैफिक की हालत तो ये है कि गुड़गांव से दिल्ली जाएंगे तो 5-5 घंटे लग जाते हैं जाने के अंदर, जो 30 किलोमीटर मात्र का जो एरिया है। और पॉल्यूशन देखिए क्या हालत है वहां पे। आपने क्योंकि अहम सवाल उठाया और क्योंकि राधेश्याम उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करना जरूरी इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार ही लगातार 1 दशक से है। राधेश्याम जी, अब ये बार बार आम आदमी पार्टी पर सवाल भी उठ रहे हैं। बहुत कुछ पिछले 5 साल में आप पार्टी ने देखा भी जनता के बीच में, क्या आपको लगता है वही विश्वास कायम है? और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें ऐलान तारीखों का तो किया, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष में होने के नाते जो सवाल भी उठाए जा रहे थे, क्या आप उन जवाब से संतुष्ट हैं? देखिए श्वेता जी, अभी जिस प्रकार से ये मन गढ़ंत आरोप लगा रहे थे, इसका साफ साफ अंदाजा ये लगा लो कि उन्होंने चुनाव से पहले हार मांगी। दिल्ली की जनता ने 3 बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री ही बनाया है और उन्हें पूर्ण बहुमत दिया है। ये अपने आप में राष्ट्रीय पार्टियां थी और दिल्ली के अंदर इनको सीटें नहीं आई। हम 67 सीटें ली, हमने 63 सीटें ली। आज तक इन पार्टियों ने, कांग्रेस बीजेपी ने कभी ये नहीं कहा कि हम दिल्ली की जनता के लिए ये काम करेंगे।
अगर इन दोनों पार्टियों ने अगर दिल्ली के अंदर कोई काम किया होता तो आज ये विपक्ष में बैठकर कीचड़ नहीं उछालते। और भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व के अंदर अपने आप को कह रही है कि हम बहुत बड़े लोग हैं, हमारे पास ईडी है, सीबीआई है, सब कुछ है, जनता हमें जनादेश देगी तो हम उसको कुछ नहीं देंगे, और अगर जनता हमें जनादेश नहीं देगी तो हम उसको सजा देंगे, हिटलर शाही करेगी। ये पूरा देश देख रहा है। दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एनसीडी से निकाला, कांग्रेस को एनसीडी से निकाला, इनको विधानसभा से निकाला, और हमें जिस प्रकार से पंजाब के अंदर सरकार बनाने का अवसर मिला, गुजरात से हम राष्ट्रीय पार्टी। ठीक है राधेश्याम जी, आपने अहम बातों का जिक्र किया, लेकिन राधेश्याम जी वापस मैं आपसे ही सवाल कर रही हूँ। आपने अहम बातों का जिक्र किया, लेकिन यही तो जनता जनार्दन है, पावर तो इसी के हाथ में है। अगर आपको सत्ता में बैठाए हैं और कांग्रेस को हटाया है तो वापस भी हो सकता है। मेरा सवाल ये है आपसे कि आपने, ठीक है, आपने कहा विकास किया, ये दोनों ही पार्टियों ने कुछ दिल्ली के लिए नहीं किया और आपने सब कुछ किया, यानी आम आदमी पार्टी ने, लेकिन पिछले 5 साल में आम आदमी पार्टी भी कई मामलों में घिरी है, जेल तक जाना पड़ा तत्कालीन मुख्यमंत्री को। ऐसे में आपको लगता है कि क्या दिल्ली की जनता के बीच में आज भी आम आदमी पार्टी को लेकर या अरविंद केजरीवाल को लेकर वही जगह है, या फिर कुछ बदलाव हो सकता है, या आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनौती हो सकती है इस बार? जी, मैं वही बता रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जेल नहीं गए, दिल्ली की जनता को जेल में डाला था, दिल्ली के लोगों को जेल में डाला था। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया था, नरेंद्र मोदी की हिटलर शाही ने ऐसा किया था, अमित शाह की पुलिस ने ऐसा किया था, ये पूरा देश देख रहा था। और वो अब जनता बदला लेती है, 5 साल में जनता को बदला लेने का एक अवसर मिलता है, वो वोट के माध्यम से बदला लेती है। और आप देखना, ये अनाप शनाप आरोप लगा, कभी ये सीजफायर का कह रहे, कभी आप योजनाएं लेकर आइए। अरविंद केजरीवाल जो स्कूल बनाता है वैसे स्कूल बनाइए, अरविंद केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक बनाता है, आप मोहल्ला क्लिनिक बनाइए, आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलिए। आज दिल्ली से बड़े हुए बच्चे इतनी ज्यादा। ठीक है, आपकी बात पर एक कमेंट प्रतीक जी, मुझे फिर योगेंद्र राधेश्याम जी बोले कि स्कूल बनाए, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं 2 स्कूल का नाम गिना दे जो 10 साल के अंदर इन्होंने बनाया, एक भी नया स्कूल नहीं बनाया। और ये विधानसभा में जवाब दिया है, एक भी नया स्कूल नहीं बनाया, एक भी नई विधानसभा नहीं, विधानसभा के अंदर यूनिवर्सिटी बनाई, एक भी इन्होंने अस्पताल नहीं बनाया, और बोल रहे हैं स्कूल बना दिए। कौन से स्कूल बना दिए? अपने घर के अंदर ट्यूशन जरूर बना दिया है, लेकिन स्कूल कोई नहीं बनाया 10 साल के अंदर। कांग्रेस की सरकार जहां छोड़ के गई थी दिल्ली को, आज भी दिल्ली वही खड़ी है 10 साल के बाद में। कांग्रेस सत्ता में नहीं है, कांग्रेस सत्ता में नहीं है। आपने क्या किया बताइए? लोकपाल कहाँ है? कहाँ है लोकपाल? कहाँ है शीला दीक्षित के खिलाफ 350 पेज की जो FIR थी? कहाँ है वो? 10 साल के बाद में कहां चला गया लोकपाल? बताइए कहां है लोकपाल? केजरीवाल को काम करने दिया, आपका मुद्दा था लोकपाल, कहां है लोकपाल? 10 साल में तो लोकपाल का नाम लेना भी भूल गए केजरीवाल। एलजी क्या कर रहा था? आप बताइए, एलजी क्या कर रहा था? अरे आपकी सरकार और दिल्ली की सरकार क्या कर रही है? दोनों ने पूछा, दिल्ली की सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 10 साल में दिल्ली को क्या दिया? पूछ रहा हूँ ये मैं। राधेश्याम जी, एक मिनट, राधेश्याम जी, प्रतीक जी, ठीक है, वापस आपको मैं रुक करूंगी। योगेंद्र गुप्ता जी में राजनीतिक विश्लेषक है। योगेंद्र जी, क्या कहता है आपका एनालिसिस? क्योंकि दिल्ली के चुनाव या किसी भी राज्य के चुनाव हमेशा वही परिस्थिति, वही सिचुएशन, वही सब कुछ रहे, जरूरी नहीं होता, हर बार एक नया चैलेंज होता है। इस बार दिल्ली की जनता के लिए ये चुनाव कैसा रहने वाला है? दिल्ली की जनता के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का तो अपने अपने दावे सबके हैं। देखो श्वेता, दिल्ली के हमारा मानना ये कि जो जनता है वो बहुत समझदार है और समझदार से फैसला लेगी, लेकिन दिल्ली का चुनाव अगर देखा जाए तो सब मायनों अलग हो चुका है। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जीवन मरण का प्रश्न है इस समय, वो आम आदमी पार्टी के लिए भी जीवन मरण का प्रश्न है, और वो कांग्रेस के लिए भी है। अब आपको समझना पड़ेगा तीनों के लिए क्यों है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 26 सालों से सत्ता से बाहर है, देश के हर राज्य में हर हिस्से में फतेह करने की ताकत रखते हैं, लेकिन अगर इस दफा वो दिल्ली में हार जाते हैं तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा कि क्या है कि जिसकी वजह से वो दिल्ली फतेह नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस के जहां तक सवाल है, कांग्रेस के पास लगातार पिछले 2 चुनावों से 0 पर आउट होती रही है लगातार। अभी कांग्रेस हरियाणा में हारी, उसके पहले महाराष्ट्र में हारी। अगर दिल्ली में इस बार भी 0 पर आउट हो जाती है तो समझ लीजिए कि कांग्रेस के जो नेतृत्व है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होना है। अब जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, तो आम आदमी पार्टी के पास इस वक्त सिर्फ पंजाब में सरकार है। दिल्ली का उदाहरण देकर, दिल्ली का मॉडल लेकर आम आदमी पूरे देश में जाती है कि हम जहां भी चुनाव लड़ेंगे दिल्ली की तरह सरकार बनाएंगे, सरकार चलाएंगे, योजनाएं लागू करेंगे। अगर यहां पर ये हार जाते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी के साथ जितना बड़ा सेटबैक लगेगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते।
अरविंद केजरीवाल अभी सीएम नहीं है, लेकिन चूंकि भावी सीएम वहां के हैं, अगर वहां पर इस सत्ता से बेदखल हो जाते हैं तो फिर ये प्रश्न उठेगा कि क्या अरविंद केजरीवाल की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। इसलिए तीनों के लिए ये जीवन मरण का प्रश्न, और तीनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, चाहे कैंडिडेट हो, चाहे मुद्दे हो, और चाहे कोई भावनात्मक मुद्दा हो, इन तीनों को भुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब जहां तक जनता का सवाल है, तो देखिए ये जनता को फैसला करना है कि आखिर वो क्या अरविंद केजरीवाल के 10 साल के शासन से खुश है और आगे वैसा ही शासन चाहती है, या पूरे देश में जितने राज्यों में सरकार है क्या वो भारतीय जनता पार्टी को लाने में इंटरेस्टेड है ताकि और राज्यों की तरह दिल्ली में कुछ इसी तरह के काम हो, या वो इन सबसे अलग हट करके, जैसा बार बार कहा जा रहा है कि शीला दीक्षित ने 15 साल वहां पे राज किया और आज की जो दिल्ली है वो शीला दीक्षित की बनाई हुई दिल्ली है, क्या जनता उस शीला दीक्षित की दिल्ली को याद करके वापस से कांग्रेस को लाना चाहेगी। लेकिन आप ये देखिएगा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, चुनाव का मतदान का नजदीक आएगा दिन, वैसे वैसे जो घमासान होगा वो घमासान आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो अब तक शायद आपको भारत के किसी अन्य राज्य में पिछले 2-3 चुनाव में देखने को नहीं मिलेगा। और लेकिन एक और अहम सवाल योगेंद्र जी, क्योंकि आज जो सीसी ने भी, मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तमाम अहम सवालों के जवाब दिए, उन सवालों का जो आरोप लगते रहे हैं, हमेशा कटघरे में चुनाव आयोग को खड़ा कर दिया जाता है, क्या उनके जवाबों ने यहाँ पर आपको लगता है विपक्ष को संतुष्ट किया होगा? क्योंकि अभी भी इन जवाबों के बाद भी प्रतीक सिंह जी ने बहुत सारे सवाल उठा दिए। श्वेता, दरअसल क्या है कि देखिए, जहां तक सवाल चुनाव आयोग पर सवाल उठाने का, ईवीएम पर सवाल उठाने का है, ये सत्य है कि जो विश्व में अधिकांश देशों में पर्ची सिस्टम से भी चुनाव होते हैं, लेकिन यहां पर दूसरा सवाल उठता है कि जब आप कर्नाटका में जीतते हैं, जब हिमाचल में जीतते हैं, जब किसी और स्टेट में जीतते हैं तो यही चुनाव आयोग होता है। जब आप वहां करीब 100 सीटों पे पहुंच जाती है कांग्रेस लोकसभा चुनाव में, तब भी यही चुनाव आयोग होता है। तो इसलिए अभी एक तरफा तो ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग का जो इस्तेमाल हो रहा है विपक्षी दलों द्वारा, वो कहीं न कहीं एक हद तक हो सकता है वहां कुछ खामियां हो, और खामियों का होने का असर ये आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट आपकी सुनवाई करेगा नहीं करेगा, क्यों नहीं कर रहा, उसके बीच आपको दलील देनी पड़ेगी। लेकिन एक हद तक ऐसा भी लगता है कई दफा कि पहले से एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लेते हैं, अगर हम हार जाएं तो कम से कम एक प्लेटफॉर्म हमारे पास तैयार हो। क्योंकि अभी तक चुनाव आयोग ने कई बार चैलेंज दिया कि भाई आप अगर वहां पे कुछ गड़बड़ होती है आप आकर दिखाइए, हमको कैसे हैक किया जा सकता है, लेकिन कोई दल असमर्थ रहा इसके अंदर। तो ये एक बड़ा उलझा हुआ मुद्दा है। कभी लगता है कि हम एक शेल्टर बना रहे हैं, कभी यानी लगता है ये परिणामों पर निर्भर करेगा कि कब किस पर सवाल उठना है जब दिल्ली चुनाव के परिणाम आएंगे। लेकिन प्रताप राव जी, अब कोशिश सबकी है, लेकिन बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है, वो इसलिए क्योंकि एक बाकी राज्यों को एक तरफ रखा जाए और दिल्ली को एक तरफ रखा जाए। कोशिश हर राज्य के लिए होती है, जीत भी बीजेपी को लगातार मिलती रही है, लेकिन दिल्ली में कामयाबी नहीं मिल पा रही है। इस बार वो एक वजह क्या आपको लगती है कि दिल्ली फतेह करने के दावे आपको लगते हैं कि आपके सच साबित होंगे? श्वेता, दावों से ज्यादा मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली फतेह करने की इच्छा क्यों है, दिल्ली में जीतना क्यों चाहती है। नरेंद्र मोदी जी ने 2047 के विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है वो बिना विकसित राजधानी के नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि दिल्ली दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी, आकर्षित करने वाली राजधानी बने। हम जानते हैं कि दिल्ली का दर्द कितना बड़ा हो चुका है। दिल्ली के उस दर्द को मिटाना हमारी संकल्प है, हमारी मानसिकता है, और इस चुनाव को हम बहुत ज़्यादा गंभीरता से इसलिए भी चाहते हैं कि 2047 का जब भारत, विकसित भारत दिखाई दे तो उसमें दिल्ली दुनिया की सिरमौर राजधानी के तौर पे नजर आए। ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा संकल्प है, और इसलिए चुनाव केवल जीतना नहीं, हमारे संकल्पों को पूरा करना, दिल्ली के आम आदमी की जो आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, उनको पूरा करना, और देश के लोगों को दिल्ली पर गर्व हो, ऐसी दिल्ली बनाना। अभी वो दिल्ली नहीं है, आप ये कह रहे हैं अभी वो दिल्ली नहीं है। वो नहीं है, हम जानते हैं ना, हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जब दिल्ली की गलियों में जाते हैं तो मैं बताऊं, मुझे जयपुर बहुत अच्छा लगता है दिल्ली के, क्योंकि दिल्ली की गलियों में जब जाते हैं तो हालात बहुत बुरे हैं। दिल्ली के यमुना के पास एक बार यमुना में कहीं पूजा करने जाना पड़ा तो बैठक के जरिए ये जरूर नजर आता है। बहरहाल चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि लगातार जंग के ऐलान की हम बात कर रहे थे। प्रतीक जी एक कमेंट जरूर चाहेंगे, क्योंकि देखिए, प्रताप जी बोले कि दिल्ली में जाते हैं तो इनको अच्छा नहीं लगता। मैं बिल्कुल सही बात है ये। दिल्ली की गलियों के अंदर आज जब वहां की बहन बेटियां, जब वहां की महिलाएं घूमती हैं तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा रेप होते हैं। महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम है वो पूरी हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली में सबसे ज्यादा है। और कानून व्यवस्था किसके पास है?
केंद्र सरकार के पास, अमित शाह जी के पास में, वहीं रहते हैं उसी दिल्ली के अंदर, लेकिन घर के बाहर निकल के पर्दे हटा करके बाहर देखते नहीं है कि क्या हो रहा है, क्राइम कितना बढ़ गया है, क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए दिल्ली की जनता बार बार दोनों पार्टियों की सरकारों से पूछ रही, क्योंकि पूर्ण राज्य नहीं है, तो दोनों ही जो दुर्गति दिल्ली की हो रही है, दोनों पार्टियां उसके लिए जिम्मेदार हैं। राधेश्याम जी, आप लोग कहते हैं स्कूल हमने खोले, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में बहुत बेहतर किया है, लेकिन फिर क्यों बार बार सवाल उन्हीं पर उठते हैं, क्यों बार बार सवाल उठते हैं कि दिल्ली की स्थिति जस की तस है, 10 साल में विकास नहीं हुआ? इसका जवाब जनता के बीच में जाके क्या देने वाले हैं आप? देखिए, अगर हमने काम नहीं किया है तो हमें जनता नकार देगी। और एकमात्र मैं कहता हूँ पूरे भारत का एकमात्र मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है जो काम के नाम पर वोट मांगते हैं, और एकमात्र एक ऐसी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार है जो सिर्फ गालियां देती है। कभी वो आज नेहरू गांधी नहीं है, लेकिन उन्होंने आज तक ये लगातार 3 बार प्रधानमंत्री रह गए, एक बार भी उन्होंने अपनी योजना पे वोट नहीं मांगा। ये नहीं कहा कि हमने ये किया और हमें इसके नाम पे वोट दो, इन्होंने कभी नहीं कहा। मैं भारत माला राधेश्याम जी, आम आदमी पार्टी को चुनौती किससे बड़ी नजर आती है? क्या कंपटीशन में, मुकाबले में आप बीजेपी को देखते हैं? क्योंकि आप कांग्रेस को लगातार नकार रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि अंडर एस्टिमेट आप कांग्रेस को कर रहे हैं और इस बार मुश्किल कांग्रेस खड़ी कर दे आपके लिए? नहीं, हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करेगा। हम खुद इन लोगों के लिए मुसीबत बने हुए कि आम आदमी पार्टी को कैसे यहाँ से भगाया जाए। अब आप बताइए, वो बार बार कह रहे थे कि से निकलना मुश्किल है। 7 MP हैं आपके दिल्ली से, 7 चुने हुए हैं। दिल्ली की जनता बैलेंस कहां पर रखती है? अगर हमें विधानसभा में करिए तो आपको लोकसभा में करिए। आप कर दो कुछ, करिए ना, आप कुछ नहीं करेंगे। आपने खाने पे GST लगाई, आप मांगिए ना वोट। आप नोटबंदी पे मांगिए ना वोट, आप महंगाई पे मांगिए ना वोट। नहीं मांगेंगे ये सिर्फ और सिर्फ एक ईमानदार, कट्टर ईमानदार। ठीक है राधेश्याम जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। योगेन जी, एक फाइनल कमेंट जरूर चाहेंगे। क्या आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से जड़ें जमा रखी है दिल्ली में, क्या उसे दूसरी पार्टियां जो दावे कर रही है वो उसे हिला पाएंगी? क्या पिछली बार की स्थिति आपकी स्थिति का फर्क जो है उसमें नुकसान हो सकता है आम आदमी पार्टी को? देखो श्वेता, मुख्य मुकाबला जो दिल्ली में है वो बड़ा स्पष्ट रूप से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और आप आदमी पार्टी में होने वाला है। कांग्रेस का इतना ही रोल है कि वो जो सूखा उसको वो डिलीट करने की कोशिश करेगी एक सीट जीत करके। कुछ सीटों पर हो सकता है कि वोट परसेंट बढ़ जाए, क्योंकि पिछली बार इनको तकरीबन 5% वोट मिले थे, तो संभव नहीं कि 5 से 25 कर दें। 5 से अगर आपने 7-8 किया तो कुछ जगह पे आपको झटका लग सकता है और झटके की वजह से बीजेपी की सीटें बढ़ सकती है। तो जो मुख्य मुकाबला होगा वो आप में और भारतीय जनता पार्टी के अंदर होगा। कांग्रेस साइड में है, उसकी कोशिश सिर्फ इतनी है कि कहीं से 1-2 सीट उनकी निकल जाए और वोट परसेंट उनका बढ़ जाए। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। जी, एक लाइन में सर कमेंट। अभी केंद्र सरकार की बात आई, लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीटें दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दी। वो इस बात पे मोहर थी कि केंद्र की सरकार से दिल्ली की जनता खुश है और केंद्र की कार्रवाई से, केंद्र के कामकाज से पूरी तरह से खुश है, और इस विधानसभा चुनाव में भी वो दिखाई देगा। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, जंग का ऐलान हो चुका है, सियासी घमासान जारी है। दिल्ली में ये नजर आ रहा है, क्योंकि प्रचार प्रसार तो अब और तेजी से बढ़ेगा, लेकिन अहम हो जाता है कि आखिर बयान क्या सामने आते। कई बार स्तर गिर जाता है, लेकिन इस बार दिल्ली के चुनाव में नया क्या देखने को मिलता है? क्या वहां की जनता फ्रीबीज के साथ जाती है, या वाकई में जनता ने ठान लिया है कि हमें विकास चाहिए दिल्ली का, और जो विकास करेगा उसके साथ जाएंगे? किसके दावों में ज्यादा दम नजर आता है? लेकिन तमाम सवालों के बीच जब परिणाम आएंगे या जब वोटिंग होगी तो क्या वाकई में फिर से ईवीएम को लेकर वही सवाल उठते हैं, या फिर इस बार कुछ और वजह भी सामने आती है? बहुत सारी चीजें आने वाले वक्त में, यानी 5 फरवरी के पहले बहुत कुछ है जो दिल्ली की जनता भी देखेगी और ये पॉलिटिकल पार्टीज भी। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।